नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं आकाश देशवाल स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। सर्दियां बहुत हैं तो आप अपने बच्चों का, खास तौर पर बुजुर्गों का ध्यान जरूर रखें। हम आपको अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधियों की कहानी बता रहे हैं। वो अपराधी जिन्होंने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा, किसी ने अपना दबदबा बनाने का शौक पूरा करने के लिए, किसी ने मजबूरी में, या फिर किसी ने बदले की भावना से। लेकिन सबका हश्र सेम ही हुआ और वो था या तो मौत या फिर जेल में सड़ गए। वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दें आपको कि ये जो तमाम वीडियो जो हम बना रहे हैं, इनका ये मतलब कतई नहीं है कि हम क्राइम को सपोर्ट करते हैं या ऐसी गतिविधियों को हम सपोर्ट करते हैं। ये सभी वीडियो हम सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए बनाते हैं। हम इन गतिविधियों के सख्त खिलाफ हैं। चलिए और ज़्यादा देर किए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो एक ऐसे अपराधी की होने वाली है जिसके कारनामों ने दाऊद की भी नाक में दम कर दिया था। ये इतना खतरनाक और शातिर अपराधी था कि इसने दाऊद से भी 50 लाख की फिरौती ली थी। यहाँ तक कि भारत के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी को भी किडनैप किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फजल उर रहमान उर्फ फजलू की। फजलू बिहार के दरभंगा जिले के जाले थाना में देवड़ा भंदोली गांव का रहने वाला था। इसके पिता का नाम था अब्दुल वासिद, जो कि गांव के मुखिया थे। अब फजलू की प्रवृत्ति बचपन से ही अपराधी की थी, तो इसी के चलते उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और सबसे पहले उस एरिया के शातिर खूंखार अपराधी जमील खान के साथ मिलकर अपना काम धंधा शुरू किया। जब उसका नाम और रुतबा अपराध की दुनिया में बढ़ने लगा तो उसने बिहार से बाहर हाथ पैर मारने शुरू किए, जिसके बाद ये दाऊद के करीबी मिर्जा दिलसाद के टच में आया। यहाँ से फजलू इरफान गोगा और बबलू श्रीवास्तव के संपर्क में आया और इनके साथ मिलकर काम करने लगा। तभी 1995 में इरफान गोगा का रहमान पर फ़ोन आता है और फ़ोन पर गोगा फजलू को बताता है कि वह दाऊद के बहनोई हामिद अंतुले को फ़ोन करके फिरौती मांग रहा है, लेकिन उसका जवाब वो दे नहीं रहा। तो इसी के लिए एक प्लान तैयार होता है और प्लान के तहत फजलू को हैदराबाद भेजा जाता है, जहाँ से वो लोकल लड़कों के साथ मिलकर हामिद अंतुले से फिरौती की रकम मांग सके। अब फिरौती का दबाव बढ़ता देख अंतुले ने दुबई बैठे दाऊद को फ़ोन मिलाया और दाऊद ने इस काम को निपटाने के लिए अपने भाई अनीस को कहा। अब अनीस ने फ़ोन पर फजलू से बात की और उससे पैसे ना लेने की बात कही। इस पर दोनों के बीच फ़ोन पर काफ़ी गर्मा गर्मी होती है और बाद में फजलू अनीस को कहता है कि तुम मेरे बॉस नहीं हो, मैं सिर्फ अपने बॉस इरफान गोगा की सुनूंगा, और ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। अब ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने डी कंपनी को आंख दिखाई हो। अब ये सारी बात अनीस दाऊद को कहता है। तब इरफान गोगा से संपर्क किया जाता है तो पता लगता है कि वह दाऊद से उसके बहनोई हामिद की जान बख्शने के लिए 50 लाख की फिरौती मांग रहा है। अब दाऊद यहाँ फंस जाता है क्योंकि डी कंपनी फजलू तक नहीं पहुंच पा रही थी और फजलू गोगा के एक इशारे पर दाऊद के बहनोई हामिद को मौत के घाट उतार देता। अब इससे बचने के लिए दाऊद 50 लाख रुपए हामिद तक पहुंचाता है। अब इस बात के बाद डी कंपनी का डर लोगों के मन से खत्म होने लगता है। लेकिन वे लोग ये नहीं जानते थे कि दाऊद ने ये पैसे इसलिए दिए हैं ताकि ये मैटर जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि असली खेल तो 50 लाख की रकम देने के बाद शुरू होने वाला था। अब डी कंपनी का एक्शन शुरू होता है और वो फजलू को छोड़कर डायरेक्ट इरफान गोगा को मारने का प्लान बनाते हैं। डी कंपनी गोगा को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी। तभी डी कंपनी को पता लगता है कि गोगा दुबई में एक क्रिकेट मैच देखने आने वाला है, तो इसी को लेकर एक जो डी कंपनी को मौका चाहिए था, अब वो मौका उनके सामने था। अब उसी मैच में दाऊद का भाई अनीस अपने खास शोएब को लेकर पहुंचता है। शोएब एक बुके होता है जो मैच पर सट्टा लगाने वाले काम करते हैं वो। अब शोएब अनीस के इशारे पर इरफान गोगा को मैच के दौरान ही मौत के घाट उतार देता है। वहीं फजलू का नाम भारत में जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी की किडनैपिंग में सामने आता है। तारीख थी 1 जनवरी 1998। शाम के समय गौतम अडानी अपने करीबी मित्र शांति लाल पटेल के साथ कार में अहमदाबाद के कर्णावती क्लब से मोहम्मदपुरा रोड की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी कार के सामने आके एक स्कूटर रुकता है और जब स्कूटर रुकता है तो गाड़ी भी रोक दी जाती है गौतम अडानी की, और उसके बाद एक वहाँ पर वैन आती है और वैन में से 6 लोग उतरते हैं और गौतम अडानी और उनके दोस्त दोनों का किडनैप कर लिया जाता है। हालांकि उन्हें किडनैपिंग के 24 घंटों के अंदर छोड़ भी दिया जाता है और जो पूरी रकम मांगी गई थी उसका पूरा बंदोबस्त कर दिया जाता है। इस पूरी घटना की रिपोर्ट अहमदाबाद के सरखेज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाती है।
फजलू का साथी भोगीलाल दर्जी उर्फ मामा ने गौतम अडानी को छोड़ने के लिए 15 करोड़ की रकम मांगी थी। ये रकम को हवाला के जरिए दुबई से इनके पास पहुंचाया जाता है। वहीं एसटीएफ टीम के एक संस्थापक रहे हैं राजेश पांडे। उनके अनुसार गौतम अडानी को अहमदाबाद की एक फ्लैट में रखा गया था और इस किडनैपिंग के बाद कहा जाता है कि गौतम अडानी इतने डर गए थे कि उन्होंने बयान देने से भी मना कर दिया था। तभी 1998 में इस घटना को अंजाम देने के बाद फजलू दुबई का रुख करता है, जहां ये 2003 तक वहीं रहता है। लेकिन उस समय दुबई पुलिस डी कंपनी के शरद शेट्टी के मर्डर के बाद अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों को ढूंढ रही थी। अब इसके डर से फजलू थाईलैंड चला जाता है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद वो नेपाल का रुख करता है। कहते हैं कि फजलू के पास नेपाल के 2 पासपोर्ट थे और किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद वो उन पासपोर्ट के जरिए देश को छोड़ देता था। फिर 2005 में फजलू और उसके साथियों पर एक हीरा व्यापारी को गोली मारने को लेकर डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती है। इस मामले में फजलू के 4 साथी गिरफ्तार होते हैं और इस केस में फजलू को वांटेड घोषित कर दिया जाता है। 1 साल बाद पुलिस फजलू को 2006 में नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार करती है। फिर 2009 में अडानी मामले में चार्जशीट दाखिल की जाती है, लेकिन इस मामले में क्योंकि अडानी ही बयान देने से मुकर गए थे तो सबूतों के अभाव में इन दोनों को बरी कर दिया जाता है। लेकिन जो इसका साथी था भोगीलाल, 2012 में पुलिस उसे दुबई से गिरफ्तार करती है। अब फजलू काफ़ी समय तक तो मुंबई के कुर्ला में भी रहा, जहां उसकी मुलाकात रियाज और इकबाल भटकल से होती है। ये दोनों वही हैं जो इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक थे। और फजलू ने बड़े बिजनेसमैन को किडनैप करके जो रकम वसूली थी, उन्हीं पैसों से जगह जगह हो गए बम धमाकों में इस्तेमाल किया गया मटेरियल भी उन्हीं पैसों से मंगाया गया था। हालांकि उसका नाम कभी भी किसी आतंकवादी गतिविधियों में नहीं आया। फजलू पर शिल्पा शेट्टी की ओर से सूरत में प्रफुल्ल साड़ी के मालिक से रंगदारी मांगने के सिलसिले में एफआईआर भी दर्ज है। साथ ही फजलू पर विशाल एक्सपोर्ट और बाग बकरी चाय के मालिक से फिरौती मांगने के भी मामले दर्ज हैं। फजलू के खिलाफ महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में 40 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। उसके बाद 2018 में फजलू को 10 दिन की पैरोल पर वो अपने गांव में आता है। यहाँ वो अपने भतीजे मुजतबा आरजू की शादी को अटेंड करने आया था। जिस गांव में बारात गई थी वहाँ इंटेलिजेंस के अधिकारियों को तैनात किया गया था ताकि फजलू वहाँ से भाग ना सके। फिर उसे नवंबर 2019 में मुंबई की जेल में शिफ्ट किया गया, जहाँ वो अब अपनी बाकी की ज़िंदगी काट रहा है। तो ये थी फजलू की ज़िंदगी के कुछ अहम किस्से। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप इस स्टोरी के बारे में जो भी आपकी राय है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।